तो देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स मोशन इन प्लेन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे करने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन में फोर्स कैसे लगते हैं, किस तरीके से क्या फोर्स होते हैं, ये सब। ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि हमें पता है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है सेंटर की डायरेक्शन। देख लेते हैं चलो ये बात। वी नो दैट फॉर ए बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर विल एक्ट ऑन द बॉडी। तो उस केस में बॉडी के सेंटर की तरफ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होता है। ठीक है, उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है कि भाई पी स्क्वेयर अपॉन आर, या उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। ये दोनों चीज़ें हम पहले से ही लिखते हुए आए हैं। ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, यही मेरे पास में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है केस में उस पर लगने वाला नेट एक्सेलरेशन है उसको लिखते हैं बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है उस पर सेंटर की तरफ का जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस वाले एक्सेलरेशन को, ये जो सॉरी ये जो फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, ये वो फोर्स है जो सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है मास इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वेयर बाई आर। दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो क्या हो जाता है, ये अपने पास में कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये इन सब का नेट ही फोर्स है। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में लिखते थे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्स। ये वो नेट फोर्स है जो सेंटर की तरफ में लग रहा है। ठीक है, इट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। ये अपने पास में वो नेट फोर्स है जो सेंटर की तरफ में लग रहा है, ऐसा नहीं है कोई अलग से ही फोर्स आया है, बाकी सब फोर्सेस की वजह से ही ये नेट फोर्स आया है। ठीक है, ये अपने पास में कोई ऐसा फोर्स है जो कोई अपने पास में सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते। तो एक बार नोट करके लिखवा दे। देखो, द नेट फोर्स रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से फोर्स आया है या कुछ ऐसा कुछ है, नो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा, न्यूटन थर्ड लॉ को करेगा। इट डज नॉट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो फोर्स है ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल हैं उनकी वजह से समझाता हूँ। एक ये अपने पास में एक पॉइंट है, जहाँ से इस पॉइंट से मैंने एक रस्सी को बांधा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस रस्सी को बांधा और इस रस्सी को मैंने इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमा। इसके जो एंड पे लगा हुआ पार्टिकल है,
ठीक है, जिस पार्टिकल का मास है m, ये मास अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा। अब ये जो सर्कल में घूम रहा है, ये जिस फोर्स की वजह से घूम रहा है उस फोर्स का नाम है टेंशन। जो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स है जिसकी वजह से ये ऐसा घूम पा रहा है, उस फोर्स का नाम है टेंशन, और वही सेंट्रिपिटल फोर्स है। अगर मान लेते हैं एल लेंथ की स्ट्रिंग है, इसमें सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है, वो है टेंशन। और बेटा यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो टेंशन ही है। ठीक है, और टेंशन ही जो फोर्स है इसकी वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम, इधर जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका नाम ही टेंशन है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो सिर्फ इतना सा बनेगा, ये मास है, पे सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है टेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू है टेंशन। ठीक है, अब सेंट्रिपिटल फोर्स को बाकी सब चीज़ों में लिखा जाता है, मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू वी स्क्वेयर बाई आर, इसकी जो रेडियस है वो एल के इक्वल है, इज इक्वल टू टेंशन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वेयर आर इज इक्वल टू टेन। ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। इधर पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कोई अलग से फोर्स नहीं है, जो टेंशन वाला फोर्स है यही यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, और इसमें ज़्यादा कुछ भाग दौड़ की बातें नहीं है, क्लियर सिंपल सा सोबर कंसेप्ट। और देखो इसके अलावा और एक एग्जांपल बताता हूँ। अगला जो एग्जांपल है वो है डेथ वेल। डेथ वेल जिसको मौत का कुआं भी बोलते हैं, वो वाला केस है, उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसकी मैं इमेज दिखाता हूँ। तो ये होता है बेटा मौत का कुआं, देखो इस तरीके से होता है। ये देखो इसके अंदर में इसके इस तरीके से कुआं बनाया जाता है। ठीक है, कुएं जैसी शेप में रहता है। उसके अंदर जो बाइक है या मोटरसाइकिल है, ये दोनों अंदर, मतलब कि अंदर की तरफ में बाइक साइकिल ये चल रही होती। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब इस तरीके से मैं डेथ वैले इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसके अंदर में कोई भी बाईसाइकिल है वो इस तरीके से, यहाँ पे जब ये बाईसाइकिल या जो बाइक है वो पहुंची है तब ऐसे है, यहाँ पे जब पहुंची है तो ऐसे है। टॉप व्यू है, मैंने इसका वो बनाया है यहाँ पे ऐसे। अब ये जो साइकिल है ये इस तरीके से मोशन, साइकिल, बाइक, स्कूटी, कार, कैसा भी कुछ हो सकता है, इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो वाला फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं आता है, इस पे लगने वाले जो फोर्स हैं उन सब का ही नेट रिजल्टेंट होता है। अब जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो फोर्स है नॉर्मल, इस सरफेस पे जो लगने वाला नॉर्मल है वही सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो है नॉर्मल। यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू है नॉर्मल। नॉर्मल को ही लिखा जा सकता है मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, या मास इंटू वी स्क्वेयर बाई आर, या एम ओमेगा स्क्वेयर आर, ये सब नॉर्मल ही है। तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो है बेटा, बस इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं आता है। ये जो मैंने बनाया है ये टॉप व्यू है, जो मौत का कुआं है उसका टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से नज़र आता है। ओके, अलग अलग जगह पे भी नॉर्मल बनाया जा सकता है, पे ऐसे है, इस जगह पे ऐसे है, इस जगह। ठीक है, डायग्राम में अपने पास में जो इसकी वीडियो थी वो भी मैंने दिखा दी है, इस तरीके से जैसे रहता है वो। यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कॉपीराइट के इशू की वजह से हम ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखो, अब ऐसे जो केस हैं इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। तो अब देखो कुछ अपने अलग अलग जो केसेस हैं उन सबको सोल्व करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन है अपने पास में,
नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए कार इन वेरियस केसेस। एक कार है जो अलग अलग टाइप के रोड के ऊपर में चल रही है, अलग अलग केस में उसके नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का ही दूसरा नाम हो जाता है अपीरेंट वेट। अपीरेंट वेट, कार का जो अपीरेंट वेट है वो कितना, तो जो हमें अपीयर हो रहा है वो वाला। अपीरेंट वेट क्या होता है भाई, नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने, तो देखो, एक अपने पास में ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस स्टार्टिंग में, फिर वो सरफेस ऐसी सी है, बाद में वो, ठीक है, पहले तो एक फ्लाईओवर आ गया है, बाद में अपने गड्ढा जैसा, धन बात है। कार जब यहाँ पे थी, एक केस है जो कार यहाँ पे, एक केस है जब कार यहाँ पे, तीनों केस में जो कार पे लगने वाला नॉर्मल है वो निकालना है। घर पे कार v वेलोसिटी से जा रही है, इस तरफ कार v वेलोसिटी से जा रही है, और इस तरफ भी कार v से ही जा रही है। इन तीनों केसेस में जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू निकालनी है। पहले वाले केस में देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी ने नॉर्मल को बैलेंस किया हुआ है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है एम जी। जब भी अपने पास में ऐसी प्लेन सरफेस पे जा रही होती है कोई भी कार, तो उसके नॉर्मल की वैल्यू एम जी के ही इक्वल। नेक्स्ट है इस इधर पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, क्योंकि ये वाला जो मोशन है सर्कुलर मोशन है, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका नेट एक्सेलेरेशन है वो सेंटर की तरफ होता है। इसका जो नेट एक्सेलेरेशन है वो सेंटर की तरफ होगा, इसको बोला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो देखो क्या है, इस पे लगने वाला नेट एक्सेलरेशन जो कि सेंट्रीपिटल है। अब देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एम जी ज़्यादा है नॉर्मल से, एम जी माइनस नॉर्मल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसको मैं लिख सकता हूँ एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू एम जी माइनस नॉर्मल। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू हो जाती है एम वी, एम जी माइनस एम। ऐसी सरफेस होती है तो उधर पे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होता है उसकी वैल्यू आती है एम जी माइनस एम स्क्वेयर बाई। सेम सिनेरियो इसके ऊपर में निकालते हैं। इससे बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लग रहा होगा वो होगा एम जी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है नॉर्मल। अब इसका मैं अगर सर्कल बनाऊं तो इसका सर्कल इस तरीके से होगा जिसका सेंटर ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब इस पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब उसके ऊपर में निकालते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ज़्यादा है एज कंपेयर टू एम जी, नेट फोर्स है, उस फोर्स को लिख सकते हैं नॉर्मल माइनस एम जी। नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, का फॉर्मूला हो जाता है एम वी स्क्वेयर बाई आर इक्वल टू एन माइनस एम जी। इधर पे नॉर्मल की वैल्यू आ जाती है एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये बन जाती है अपने इस केस में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और थर्ड केस में, तीनों केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अपीरेंट वेट भी इसको बोल देते हैं। ऐसा केस होगा उसमें सबसे ज़्यादा अपीरेंट वेट होगा, ऐसा केस होगा बीच में अपीरेंट वेट होगा, ऐसे केस में सबसे कम अपीरेंट। ये चीज़ हमने, अब देखो और एप्लीकेशन लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से जिन चीज़ों को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में टर्निंग ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। टर्निंग ऑफ ए कार ऑन लेवल, अपने पास में बेटा कोई लेवल रोड है, उस रोड पे हमें गड्डी मोड़ आगे करना है। ठीक है, लेवल रोड पे अपने पास में जो गाड़ी है उसको है। तो देखो, कोई लेवल रोड के ऊपर में कर्व आ रहा है, ऐसे कुछ कर्व आ रहा है लेवल रोड।
ठीक है, इस कार पे किसी कार को मोड़ना है तो देखो कैसे मोड़ा जाएगा। ये कार है, कार का टॉप व्यू मैंने बना दिया है। अब देखो बेटा, जो कार है, कार अपने पास में किस सिनेरियो में ही ये मुड़ पाएगी। ठीक है, अगर इसके बीच में, कार के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन हुआ तभी ये मुड़ पाएगी। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ऐसे सीधे ही इस रोड से नीचे उतर जाए। तो जो इसको टर्न करने में जो फोर्स हेल्प कर रहा है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। जो सेंटर की तरफ लग रहा है, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। हियर फ्रिक्शन विल रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सल। सेंट्रीपिटल एक्सल, जो फोर्स इसकी सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है, वो वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन। ठीक है, इसके अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं जो इसको टर्न करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है जो बेसिकली ऐसा बनेगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ एम। नॉर्मल की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी म्यू इंटू एन, म्यू इंटू नॉर्मल निकाल लिया है तो हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। इस पे लगने वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो आ जाएगा म्यू। अब अपने पास में स्टार्ट करते हैं। इससे बेटा सेंटर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है फ्रिक्शन। इसका मतलब है फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ऐसा है, सर्कल बनाए तो सेंटर इस तरफ ही होगा, तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही फ्रिक्शन है। इसको मैं लिख देता हूँ एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये है फ्रिक्शन। पी है यहाँ पे जो स्पीड है उसका स्क्वायर, कार की जो स्पीड है वो। ठीक है, बट हमें पता करनी है कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है। तो हम निकालते हैं एम, जो स्पीड है उसको मैक्सिमम करेंगे तो राइट साइड में फ्रिक्शन भी वही मैक्सिमम लेना पड़ेगा। क्या आ जाता है एम मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, वो बन जाता है म्यू एम। तो एम से एम कैंसिल आउट। पी मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है म्यू आर, और इसका स्क्वायर आ जाता है म्यू आर जी। तो अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ये वैल्यू अपने पास में मैक्सिमम स्पीड की। ये वो मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिस पे कोई कार है वो टर्न ले सकती। ठीक है, दिस इज दिस इज मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टर्न। किसी भी कार को टर्न लेने के लिए जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है उसकी वैल्यू ये आ गई। पी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू। अब इससे आगे और चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें अपने पास में लिमिटेशन है। कोई जर्नल अपने पास में है जिस केस में अगर बहुत तेज कार को दौड़ाना है तो उस केस में उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है म्यू आर जी, अपने पास में ये चीज़ें। पर अगर कई बार ऐसा होता है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को नहीं बढ़ा सकते, कई होते हैं शार्प टर्न होते हैं जैसे पहाड़ों में, ठीक है, या माउंटेन्स में, या कई जगह पे लिमिटेशन है शहरों के अंदर भी। तो वहाँ पे ज़्यादा जो रोड है उसके अंदर में शार्प टर्न रहते हैं और उनको ज़्यादा मतलब कि वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, सिंपल उनको सीधा नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे केस में अपने को क्या करना होता है जिसकी वजह से जो कार है वो सेफ टर्न ले सके। ऐसे केस में जो रोड है उसको बैंक कर दिया जाता है, एक साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ है। तो बैंकिंग का प्रिंसिपल है वो समझते हैं कि बैंकिंग का एक्चुअल लॉजिक क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है। तो बेटा ये चीज़ समझो, देखो पहले केस में अपने पास में ऐसे सर्कुलर रोड है, इस पे कोई कार घूम रही है, उसको सर्कुलर मोशन में मतलब कि उसको बाहर उतरने से कौन रोक पा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स उसको ऐसे घूम हेल्प कर। ठीक है, बट अगर ये रोड बहुत ही ज़्यादा शार्प हो तो उस केस में फ्रिक्शन के पास में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा इस कार को मोड़।
ऐसा जो केस होता है उस केस में क्या किया जाता है कि जो कार है, जो रोड है, रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, एक डायरेक्शन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है एंगल थीटा। तो रोड है, रोड को ऐसा बना दिया। ये जो रोड को ऐसा बनाने वाली प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इस केस में क्या है, इसके जो नॉर्मल है, कार पे लगने वाला जो नॉर्मल, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन। इस केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट सेंटर की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और साथ साथ में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में। इसकी वजह से दोनों नॉर्मल और फ्रिक्शन इस कार को सेफ टर्न लेने में हेल्प करते हैं। ये अपने पास में एडवांटेज है, अपने पास में जो बैंकिंग ऑफ रोड है उस। ओके, तो यही चीज़ हम इस केस में समझने वाले हैं, इस डायग्राम का यूज करके ही चलो समझ, ठीक है। तो यहाँ पे रख देता हूँ, पहले इसके बारे में जो है तो ऊपर, मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड। एक कार है, उसका मोशन की बैंक्ड रोड पे। चलो, एक एट ए रोड बैंक्ड बाय एंगल, एक रोड है मान लेते हैं, एंगल थीटा से उसकी बैंकिंग कर, यही है वो रोड, ठीक है। इस रोड को मैंने कितने एंगल से ऊपर की तरफ उठा दिया है, ऐसे प्लेन सरफेस से एंगल थीटा से रोड को उठा के बना दिया। ओके, ये एंगल है अपने पास में, ठीक है। ये जो इसके जो बैंकिंग वाला जो एंगल है वो है थीटा। अब इस केस में देखो क्या है, इसका जो मैं वेट लिखूंगा, कार का वेट, इस कार का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा mg। इस कार कार के ऊपर में इस डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इस, इसका जो फ्रिक्शन है वो है, वो भी इसको सर्कुलरली रोटेट होने में मदद कर रहा है, नॉर्मल भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल का जो कलर है वो दिखना, ठीक है, ये अपने पास में है नॉर्मल फ्रिक्शन। अब देखो बेटा, इसके जो फोर्सेज हैं या जो भी चीज़ें हैं उन सब का कंपोनेंट करते हैं। कुछ कंपोनेंट तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे और कुछ कंपोनेंट करेंगे इसके वर्टिकल, ठीक है। तो पहले तो हम एंगल निकालते हैं। ये जो डायरेक्शन है जिसमें एम जी कोस थीटा होता है, तो ये वाला एंगल थीटा होता है। इधर पे जो ये एंगल है नॉर्मल के साथ क्या बन जाएगा, तो नॉर्मल का इस तरफ वाला कंपोनेंट है वो बनेगा एन कोस थीटा, नॉर्मल का जो सेंटर की तरफ वाला कंपोनेंट बनेगा एन एन साइन थीटा, तरफ वाला कंपोनेंट। ऐसे ही हम फ्रिक्शन के कंपोनेंट निकालते हैं। फ्रिक्शन वाले केस में तो ये वाला एंगल है ये थीटा बनता है, ये वाला जो एंगल है थीटा बनता है, तो फ्रिक्शन वाला इधर का कंपोनेंट हो जाता है एफ कोस थीटा, और फ्रिक्शन का जो एम जी की तरफ वाला कंपोनेंट वो बन जाता है एफ साइन थीटा। फ्रिक्शन फोर्स है वो इसका नीचे की तरफ वाला कंपोनेंट ये बन गया है, एम जी जो है, ठीक है, का कंपोनेंट नीचे की तरफ एक जो कंपोनेंट बना हुआ है वो है एम, ठीक है। ये कंपोनेंट सही से दिख जाए इसलिए मैं ये हाईलाइटर का यूज कर, ठीक है। इस तरीके से इन डायरेक्शंस में ये कंपोनेंट हैं, ठीक है। एंगल थीटा भी आपको हो ही नज़र आ गया होगा, ऐसे से ये एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में ये कंपोनेंट, तो पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके कंपोनेंट बैलेंस करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में सब कुछ बैलेंस्ड है। वर्टिकल
डायरेक्शन। ऊपर की तरफ है एन कोस थीटा, नीचे है एम जी और एफ साइन थीटा। तो एन कोस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। एम जी को तो मैंने राइट में लिख दिया है, एफ साइन थीटा को मैं लेफ्ट में लिख, एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये बन जाती है इक्वेशन। ठीक है, ये है वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट। अब नेक्स्ट करता हूँ मैं इस वाली डायरेक्शन के, कि इस डायरेक्शन में ही तो इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। सेंटर की डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट है वो है एन साइन थीटा प्लस एफ कोस। ठीक है, अलोंग सेंटर दो कंपोनेंट है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये है एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। इसको मैंने लिख दिया है एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ऐसे करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो कि क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ही अपने पास में जो वैल्यूज है, अब मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है बेटा ये एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, लेफ्ट साइड है एन कोस थीटा माइनस एफ साइन, इस तरफ बचेगा एम वी स्क्वेयर बाई आर, ये रहता है। ठीक है, अब जो अपने पास में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल लिखा जा सकता है, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कोस थीटा, एन कोस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। एम से एम कैंसिल हो, यहाँ पे भी नॉर्मल को कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो इसलिए मैंने बना दिया है साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ठीक है, ये इस तरीके से इक्वेशन है। अब दोनों में ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई कोस थीटा, तो पहले साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो साइन अपॉन कोस बन जाता है टेन थीटा प्लस म्यू, कोस थीटा से कोस थीटा डिवाइड किया तो बन गया है 1, कोस से कोस डिवाइड किया तो बन गया है टेन थीटा, कोस से कोस डिवाइड किया तो बन गया है 1 माइनस म्यू, साइन से कोस को डिवाइड किया तो बन गया इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। यहाँ का यूज करके वी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन। ये आ गई है अपने पास में मैक्सिमम सेफ स्पीड। किसी भी कार को चलाने के लिए जो मैक्सिमम सेफ स्पीड पॉसिबल है वो है ये, दिस इज मैक्सिमम सेफ ऑफ कार। जो कार हमने टर्न करी है उस कार की इस रोड पे मैक्सिमम सेफ स्पीड है उसकी हो जाएगी। क्लियर सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान रखना है डायरेक्टली इन पे बेस्ड अब क्वेश्चन पूछते। फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम बिना फ्रिक्शन के ही इस कार को बैंक रोड पे चला, तो उस केस में कितनी स्पीड तक उसको चला सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में जहाँ पे भी म्यू लिखा है उसको जीरो पुट कर देना है बस, क्योंकि हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने पास में बन जाएगा आर जी टेन थीटा, ये जीरो 1 माइनस जीरो, क्या आंसर बन जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। बिना फ्रिक्शन के भी इतनी स्पीड तक चलाया जा सकता है।
√rg tan थीटा तक कार को चलाना है, तो उस केस में कोई भी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो। बिल्कुल सिंपल सा ये कंसेप्ट। चलो तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन है अपने पास में, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। A car is moving on a horizontal circular track of radius 0.2 किलोमीटर with constant speed। एक कार है constant speed से जा रही है। If coefficient of friction between tire of car and road is 0.45, तो स्पीड ऑफ कार अपने पास में कितनी हो, ये हमसे पूछा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर निकालते हैं। इसमें हम मैक्सिमम सेफ स्पीड बता सकते हैं। इस केस में मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या हो जाती है, अंडर रूट ऑफ म्यू 0.45 है, रेडियस की वैल्यू है 0.2 किलोमीटर। 0.2 किलोमीटर मतलब 200 मीटर इंटू इसका अंडर रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 900। इसका आंसर आ जाता है 30 मीटर। 30 मीटर पर सेकंड से कम जो स्पीड है, सारी की सारी इस केस में सेफ स्पीड। इन सारी स्पीड में कोई भी दिक्कत की बात। ओके, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये AIPMT का क्वेश्चन है 2012 का। ठीक है, देखो ए कार ऑफ मास 1000 kg नेगोशिएट ए ब्लैंक कर्व रोड ऑफ रेडियस 90 मीटर ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड के ऊपर में ये चल रही है, और जो एंगल ऑफ बैंकिंग है वो है 45 डिग्री। कार की स्पीड क्या होगी। इस केस में फ्रिक्शनलेस है मतलब कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बैंकिंग होती है। फॉर्मूला लग जाता है अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। रेडियस है 90, जी की वैल्यू है 10, तो 10 45 डिग्री, 10 45 बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 900, तो इसका आंसर भी आ जाता है 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाता है इस केस में करेक्ट आंसर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरीके से उनका आंसर चला जाता है। और देखो इसके बाद में सर्कुलर मोशन की कुछ और एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, उन पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक। कोई साइक्लिस्ट है उसको बैंड कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे। तो बेटा देखो अगर कोई अपने पास में साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट को अगर टर्न लेना है, किसी रोड के ऊपर में टर्न लेना है, बहुत तेज साइकिल उसने दौड़ा रखी है, ओलंपिक में दौड़ाने लग रहा है, तो उस केस में अगर उसको सेफ टर्न लेना है ना, तो उसको थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायरेक्शन में थोड़ा सा झुक जाता है जिसकी वजह से उस डायरेक्शन में वो सर्कुलर टर्न ले सके। ठीक है, हैंडल को मोड़ के अगर वो टर्न लेगा तो उस केस में उसकी साइकिल गिर सकती है, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में होगी। तो ऐसे केस के अंदर में जो साइकिलिस्ट है वो सेफ टर्न लेने के लिए अपना थोड़ा सा एक डायरेक्शन में बैंड हो जाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक। देखते हैं बेटा इसकी थ्योरी। इन ऑर्डर टू सेफ टर्न ऑन ए सर्कुलर ट्रैक a cyclist has to bend inward। सेफ टर्न लेने के लिए जो साइकिलिस्ट है उसको अंदर की डायरेक्शन में थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है। ऐसे ये अपने पास में वर्टिकल की डायरेक्शन है। ठीक है, अब अगर उसको इस डायरेक्शन में मुड़ना है, तो साइकिल है उसका मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, तो साइकिल को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बैंड होना पड़ गया है ताकि वो इस तरफ वाला टर्न है उसको ईजिली ले सके। ठीक है, लेट थीटा बी बेंडिंग एंगल फ्रॉम वर्टिकल।
ऐसा मान लेते हैं वर्टिकल से जो साइकिल है वो थीटा एंगल पे बेंड हो गई। तो इस केस में सबसे पहले तो अपना इनको नॉर्मल निकालना पड़ेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम है वो लिख देते हैं, नॉर्मल है, इस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस केस में नॉर्मल के कंपोनेंट कर सकते हैं। नॉर्मल का इस तरफ वाला जो कंपोनेंट है एंगल थीटा बनेगा, वो बन जाएगा एन कोस थीटा। और नॉर्मल का सेंटर की तरफ वाला कंपोनेंट एन साइन थीटा। यहाँ से अपने पास में इक्वेशन सोल्व कर पाएंगे। तो एन कोस थीटा है, जो एन कोस थीटा है वो इज इक्वल टू आता है एम जी। और जो एन साइन थीटा है वो सेंटर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको लिखते हैं एम वी स्क्वेयर बाई आर, जो कि है इक्वेशन नंबर। इस केस में हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर एन साइन थीटा अपॉन एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर अपॉन एम जी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ बन जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ये एंगल आ जाता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर बाई आर जी। ये हो जाता है बेंडिंग वाला जो एंगल है, थीटा जो है वो है वर्टिकल से उसको कितने एंगल पे बेंड होना। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो अपने पास में बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर विद a यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। द एंगल विद वर्टिकल एट विच मोटरसाइकिल विल बेंड। वर्टिकल से कितना एंगल हो जिसके ऊपर में किसी मोटरसाइकिल को बेंड होना पड़ेगा। तो पहले तो स्पीड है उसको एस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 36 को लिख देता हूँ मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर। ये वैल्यू आ गई है। अब इसका फॉर्मूला यूज कर देते हैं, टेन स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। टेन थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वेयर, टेन का स्क्वेयर अपॉन रेडियस है 10, जी की वैल्यू भी है 10, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 1। मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है 5 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको बैंड होना पड़ेगा सेफ टर्न के लिए। बिल्कुल डन है यहाँ तक का। इसके बाद में जो अपने पास में अगला कंसेप्ट है इसी सर्कुलर मोशन में, वो है अपने पास में कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोनिकल पेंडुलम। इसको समझो कि अपने पास में क्या होता है। कोनिकल पेंडुलम हो जाता है कोई कोन की शेप के अंदर में हमने पेंडुलम बना दिया है। तो बेटा ये है अपने पास में कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम। ठीक है, ये अपने पास में कोनिकल पेंडुलम बना हुआ है। कोनिकल पेंडुलम में ऐसा ही होता है, एक अपने पास में एक रस्सी है, रस्सी से एक मास को बांध के ऐसे ऐसे इसको गोल गोल घुमाने लगे। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाऊं तो देखो ऐसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम होता है। इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम लग रहा होगा और इस रस्सी के अंदर में जो है वो टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, अब टेंशन के जो कंपोनेंट है वो भी कर सकते हैं, टेंशन के ये कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट कंपोनेंट तो क्वेश्चन को समझते टाइम में कर लेंगे। इस तरीके से जो पेंडुलम है उस पेंडुलम को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, ऐसे ऐसा एक मास है, एक रस्सी से बंध के ऐसे ऐसे गोल, ऐसे पेंडुलम को बोला जाता है कोनिकल पेंडुलम। तो अब ले लेते हैं लेट है कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल एंड हैज लेंथ। वो जो कोनिकल पेंडुलम है उसकी लेंथ की वैल्यू है, ये है अपने पास में ऐसी सीलिंग है। इस सीलिंग से इस तरीके से अपने पास में ये हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल वाली जो लाइन है। अब इसके अलोंग में जो कोनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे, ये ऐसी सर्कुलर पाथ में जो पेंडुलम है, और जो वर्टिकल है वर्टिकल से जो एंगल बना रखा है इस पेंडुलम, ऐसे अपने पास में बिल्कुल सिंपल सा जो सिनेरियो है वो मैंने बना दिया है। ओके।
अब मैं बनाता हूँ इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, इसका वेट, और रस्सी की डायरेक्शन में लग रही होगी इसकी टेंशन। बस इतना सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। फ्री बॉडी डायग्राम में इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके जो टेंशन है उसका कंपोनेंट करते हैं। टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट है वो होता है टी कोस थीटा। टेंशन का इस तरफ वाला कंपोनेंट होता है वो होता है टी। और ये जो पेंडुलम जिस रेडियस से सर्कुलर मोशन कर रहा है उस रेडियस की देता हूँ आर है, और जो लेंथ है कैनिकल पेंडुलम की वो मैंने मान ली। अब देखो अपने पास में अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल वाले कंपोनेंट करते हैं। अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल वाले सारे कंपोनेंट बैलेंस्ड है। ऊपर की तरफ क्या है, टी कोस थीटा, नीचे की तरफ क्या है, एम जी। तो जो टी कोस थीटा है वो है इज इक्वल टू एम जी। पहली इक्वेशन अपने पास में ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो ये, ठीक है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो मैं लिख रहा हूँ टी साइन थीटा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो सर्कल सा बन रहा है ना, ये जो छोटा सा सर्कल, इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, और यही है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, तो टी साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वेयर आर। ओमेगा स्क्वेयर इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जाके मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है इस पेंडुलम। उसके लिए मैं लिख देता हूँ एम ओमेगा स्क्वेयर, ताकि ओमेगा से टाइम पीरियड निकालना थोड़ा सा इजी हो। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल है ये थीटा ही है। ठीक है, इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल में हमें आर की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल। यहाँ से आर की वैल्यू क्या बन जाती है, एल साइन थीटा। अब इसमें पुट कर देता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, एम ओमेगा स्क्वेयर एल की वैल्यू बन जाती है टी। ठीक है, अब अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं ओमेगा से लेकर टाइम पीरियड। ओमेगा स्क्वेयर है उसकी वैल्यू हो जाती है टी अपॉन एम एल। ओमेगा है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन एम एल। ओमेगा है बेटा उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ टेंशन। टेंशन में निकालता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से टेंशन की वैल्यू आ जाती है एम जी अपॉन कोस थीटा। टेंशन को मैंने लिख दिया है एम जी अपॉन कोस थीटा, साथ में 1 अपॉन एम एल है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करके लिख। बेटा एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कोस थीटा। अब अगर ओमेगा आ गया है तो यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है। टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई, बस इतना सा इस पे वेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइम पीरियड का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो एल कोस थीटा बाई जी पे डिपेंड करने लग जाता है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो थीटा है एंगल बनाया गया है वर्टिकल के साथ, बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था अपने पास में सर्कुलर मोशन के बारे में। मोस्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स है वहाँ तक के बारे में हमने लिख लिया। इसके बाद में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आता है, उसके बारे में लिख। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता था, जब हम एक्सेलेटिंग फ्रेम में प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते थे, ठीक है, या नॉन इनर्शियल फ्रेम में प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते थे, तो उस केस में हम एक सूडो फोर्स बनाते थे जिससे कि अपने लिए प्रॉब्लम सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो सके। ठीक है, तो अगर तो हमें जैसा का पता ही है, जो सर्कुलर फ्रेम है वो एक्सेलेटिंग फ्रेम है, इसके अंदर में अपने पास में एक्सेलेशन होता ही होता है। तो सर्कुलर फ्रेम के अंदर में जो सूडो फोर्स है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
ये इसका इतना सिंपल सा लॉजिक। सर्कुलर फ्रेम के अंदर में जो सूडो फोर्स है जिससे कि इसकी प्रॉब्लम सोल्व करी जाती है, उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज द सूडो फोर्स इन ए सर्कुलेटिंग फ्रेम या इन ए सर्कुलर फ्रेम। ये अपने पास में है इस तरीके से, ऐसे कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये एक रस्सी है, इस रस्सी से एक मास को बांध के हम घुमा रहे हैं, तो इस रस्सी में सेंटर की डायरेक्शन में क्या लग रहा होता है बेटा, टेंशन। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सूडो फोर्स की वजह से भी या सूडो फोर्स वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सूडो फोर्स है उसकी वैल्यू लिखता हूँ पहले। सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये बिल्कुल क्लियर है। बेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन हो जाती है वो होती है बेटा अपने पास में जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है उससे जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है वो तो सेंटर की डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा याद रखना रहती है अवे फ्रॉम सेंटर। इस मास है इसकी फ्रेम में प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और इस पे हम सूडो फोर्स को लिख देते हैं इस डायरेक्शन। ये लो, अब ये मास है ये तो अपने पास में रेस्ट की फ्रेम में मतलब कि खुद के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इस पे लेफ्ट में टेंशन है, राइट साइड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या मास इंटू वी स्क्वेयर बाई आर, एम इंटू वी स्क्वेयर बाई आर। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज सेंट्रीफ्यूगल से ही सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अदरवाइज कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये अपने पास में क्वेश्चन, A block of mass m is kept on a horizontal turntable at x distance from the center। एक मास है जिसको सेंटर से x डिस्टेंस पे घूमती हुई टेबल पे रखा गया है। If coefficient of friction between block and surface of turntable is mu, तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू गिवन है म्यू। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, इसकी क्या मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हो कि ये स्लिप ना करे, तो ये अपने पास में है केस। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये अपने पास में डायग्राम भी गिवन है। अब देखो जैसे जैसे ये टर्न टेबल इस तरीके से घूमती हुई जा रही है, तो इस केस में इससे अवे की डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक से ये एक ब्लॉक को मैंने बना दिया, ठीक है, ब्लॉक की सेंटर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को गिरने से रोक रहा है, वो अपने पास में फोर्स है इसका फ्रिक्शन, और ब्लॉक से अवे की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस मास की फ्रेम में हम इस डायग्राम को सोल्व कर रहे हैं। तो दूर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मास की तरफ जो फोर्स जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो है अपने पास में फ्रिक्शन। ओके, तो अपने पास में यहाँ से इक्वेशन बैलेंस होके बन जाती है कि फ्रिक्शन की वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो वही सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाती है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, बट इस केस में हमें क्या करना है कि भाई जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा है उसको मैक्सिमम करना है। तो अगर ओमेगा को मैक्सिमम करना है तो उस केस में फ्रिक्शन को मैक्सिमम करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी इस केस में म्यू इंटू इस पे लगने वाला नॉर्मल एम ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू एक्स। तो म्यू नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे एम जी, वो आ जाता है एम ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू एक्स। तो एम से एम कैंसिल आउट, तो ओमेगा नोट का स्क्वायर आ जाता है म्यू जी अपॉन एक्स, और ओमेगा नोट है उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ म्यू जी अपॉन एक्स। ये हो जाता है अपने पास में ओमेगा नोट की वैल्यू। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सारे टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर में बता दिए गए हैं। ये वाला केस जो है इसको ध्यान रखना, इस पे वेरियस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट में अटकता है तो उस केस में आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर
आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एलिगेंट फिजिक्स नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी भी इसी नाम से है, ठीक है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और ये अपने पास में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट रहता है या तो कमेंट में करो या फिर मेरे पास पर्सनल डीएम भी आप कर सकते हो।